नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फ़िलहाल उपस्थित हैं डॉक्टर शीर्षेंदु पाल, जो कि शहर के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ जनरल फिजिशियन भी हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और अपनी डॉक्टरी के माध्यम से आम लोगों तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे सन एक्सप्रेस को दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सर आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं एंड गैस्ट्रोलॉजी में विशेष दक्षता आपने हासिल की है। तो सर ये आम दिनों में या आजकल जो है डायबिटीज़ की शिकायत आम लोगों में बहुतायत संख्या में आजकल बढ़ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? हाँ, बिल्कुल सही बात। आज जो हो रहा है हमारा देश में, ओबिसिटी मतलब लोगों का वेट बहुत बढ़ गया है और हम लोग अभी फास्ट फूड के ऊपर निर्भर हैं। और इसके वजह इंक्रीज्ड वेट, एक्सरसाइज कम करते हैं हम लोग, व्यायाम नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा कारण होगा स्ट्रेस। आज हम लोग का डेली एक्टिविटीज में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आती है। आप लोग देखते हो, रोड्स आर कंजेस्टेड, वर्क स्ट्रेस, लाइफ स्ट्रेस। और उसके साथ और भी एक चीज़ जुड़ा हुआ है, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। ये सब कारण के वजह अभी डायबिटीज़ बहुत फैल रहा है। और आ, आगे वर्ष में भी वो हो सकते हैं यदि हम लोग ये पोल्यूशन और लाइफस्टाइल चेंज ना करें। तो सर इससे बचने के क्या उपाय हैं? अब स्ट्रेस सर, जीवन में तो स्ट्रेस, तनाव, तमाम तरह की परेशानियां तो लगी ही रहती हैं। काम की भागदौड़ में आदमी समय से खा नहीं पाता है, काम के भागदौड़ में आदमी समय से एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। तो लोग अपने आप को डिसिप्लिन कैसे करें? पहले तो ये डिसिप्लिन देखिए, मेरे ख्याल से स्कूल से शुरू होती है। ये हमारा सरकार भी कर सकते हैं कि आगे वाले दिनों में 1 आवर कंपलसरी प्ले इन ईच स्कूल। सभी स्कूलों में 1 घंटा ये बच्चा लोग खेल में बीते तो बहुत अच्छा होता है। ये तो बहुत ज़रूरी है हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और दूसरी चीज़, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, कमी उम्र से शुरू करना चाहिए। बच्चा लोगों के दिमाग में ये हम लोग बैठा देते कि वो ठीक समय सुबह उठे। हम लोग बचपन में सुनते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वैसे ही होना चाहिए। बचपन से ही लड़का लोगों को वो बोलना चाहिए कि आप सुबह उठो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे में उठना चाहिए और रात 10 बजे के अंदर लेट जाओ, सो जाओ। तो तब ये हम लोग शुरू से करते हैं, तब ये आदत बन जाती है और भविष्य में वो बच्चा ठीक इंसान बनता है। और दूसरा चीज़ तो यह है एडुकेशन के साथ, हाँ, हमारा खुद का वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा कुछ मैं बोलूँ कि स्पिरिचुअल के साथ भी जुड़े हुए हैं। ये हमारा लाइफ में, हमारा एक लाइफ है जो हम लोग बोलते हैं एक्टिव ऑक्यूपेशनल लाइफ, जो हम लोग काम के साथ करते हैं। दूसरा है फैमिली लाइफ। और ये अलावा भी एक दो लाइफ होना चाहिए। एक एंटरटेनमेंट, देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। आपका दोस्त का ग्रुप होना चाहिए एक। और दूसरा स्पिरिचुअल लाइफ भी ज़रूरी है। ये सब हम लोग शुरू से करते हैं तो ये सब क्रॉनिक डिजीज, डायबिटीज़ या बोलो या हाइपरटेंशन बोलो, इससे बच सकते हैं। खाने को लेकर भी सर कोई समय तय सीमा बांधना चाहिए कि ब्रेकफास्ट इतने से इतने हाँ, बजे तक, सभी चीज़ दोपहर? टाइम पर ही करना चाहिए। ये देखिए, हमारा बॉडी का एक क्लॉक है सब कुछ के लिए। खाने के लिए है, सोने के लिए है, और एक्सरसाइज सब के लिए बॉडी का क्लॉक होती है। वो हमारा शरीर में हार्मोन लेवल्स सुबह ज़्यादा रहता है, शाम को कम होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग, कि आप एक्सरसाइज करो या पैदल चलो शाम को, तब अच्छा, हार्मोन लेवल्स लिफ्ट होती है। तो शाम को खास तौर शाम पर? को, हाँ, इवनिंग वॉक हम लोग अभी बोलते हैं बेटर देन मॉर्निंग वॉक। हाँ। अच्छा। और दूसरा चीज़ खाने के बारे में बोलूँ कि हरा सब्जी फल रोज़ लेना चाहिए। ज़मीन के ऊपर जो होती है, हाँ, फॉर डायबिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें विटामिन ज़्यादा रहता है, जमीन मिनरल्स। के ऊपर वाले? हाँ, ज़मीन के ऊपर वाले अच्छा। विटामिन और मिनरल ज़्यादा रहती है।
मगर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं रहता है। जो ज़मीन के नीचे होते हैं आलू कच्ची मूली, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहते हैं। हाँ, तो हम लोग बोलते हैं टेक हरा सब्जी लो, फल लो, और ये रोज़ लेना चाहिए। अच्छा। खाना एक साथ ज़्यादा नहीं, टाइम पर खाना लेना चाहिए, बिकॉज हमारा बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। एक टाइम खाना लोगे तो बॉडी समझ पाता है कुछ टाइम हार्मोन रिलीज करना है। हार्मोन रिलीज करने से वो खाना जो आप खाओगे वो पचता है। अच्छा। एक एक दिन एक एक अलग अलग टाइम में खाओगे तो शरीर को पता नहीं चलता है किस टाइम हार्मोन रिलीज करे। अच्छा। तो इसीलिए टाइम पर खाना लेना भी बहुत ज़रूरी है। कहावत सर ये भी है कि भाई सुबह नाश्ता ज़्यादा लें, दोपहर को कम लें, हम्म। रात को उससे भी कम लें, क्या हाँ ये भी एक सर हाँ, फैक्टर है? यस, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सुबह जो खाते हैं वो हम लोग शरीर में इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए। आप दिन भर काम करते हो, खाना सुबह लोगे वो पचेगा, वो खून में मिलेगा, उसके बाद ही तो वो शरीर यूज़ कर पाएगा। हम्म। तो इसीलिए नाश्ता सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद दोपहर का खाना, रात को खाना कम, क्योंकि रात को खाना लेके आप सो जाते हो। हमारा हमारा शरीर में मेटाबॉलिज्म रात को जब सो जाते हैं हम लोग उस टाइम कम होती है। तो रात को खाना उसीलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ब्रेकफास्ट ज़्यादा होने से हमारा शरीर अच्छा रहता है, हम लोग तंदुरुस्त रहता है। डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक पेशेंट है, वे अपने लाइफ को बैलेंस्ड कैसे करें, या फिर बैलेंस लाइफ वो कैसे जी सकते हैं डायबिटीज़ को लेकर? क्योंकि जिनको पकड़ लिया हो तो उनको तो छूटना मुश्किल है। तो वो बैलेंस कैसे लाइफ को बना के रखे कि देखिए डायबिटीज़ का लंबे समय तक वो जीवित रह जी सके? सके, हाँ। देखिए डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए तीनों चीज़ ज़रूरी है: खाना, व्यायाम और एक्सरसाइज, और तीसरा दवा। अच्छा। दवा रोज़ लेना है, और लेना है टाइम पर लेना है। कोई टाइम किसी इंसान ने भूल जाए दवा लेने, तो जिसी टाइम पर उसको याद आ जाती कि मैंने दवा नहीं लिया, उसी वक्त वो दवा ले लेना चाहिए। अच्छा। और एक दिन भी दवा बंद नहीं रहना चाहिए, ये हर डॉक्टर को, हर मरीज को बोलना चाहिए। ये पहला चीज़ है। दूसरा है खाना। खाना के आप जानते हो डॉक्टर लोग अभी डाइट चार्ट दे देते हैं हम्म। वेट और हाइट के मुताबिक। वो डाइट चार्ट जैसे लिखा रहता है उसमें टाइम लिखा रहता है। हर डाइट चार्ट में, डायबिटिक डाइट चार्ट में हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ का कोई भी मरीज हो, दिन में 6 या 7 बार खाना लेना चाहिए, कोई हल्का भी हल्का। हल्का। हाँ, और वैसे खाना लेते हैं, उसके साथ सब्जी और फल ज़्यादा लेते हैं। प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम। हम लोग बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक फूड्स, लो ग्लाइसेमिक फूड्स। कुछ देर पहले जो मैं बोल रहा था, ज़मीन के नीचे जो होता है सब्जी, वो हाई ग्लाइसेमिक फूड्स है, इसीलिए हम लोग माना करते हैं। अच्छा। मगर लो ग्लाइसेमिक फूड्स खाना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है, कोई लोग समझते हैं मीठा चीज़ सब बंद, ये नहीं। फल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहते हैं। आप सेब, संतरा, खीरा, अमरूद, नाशपाती, मौसम्बी, ये सब आराम से खा सकते हो, और खाना ज़रूरी भी है। और जो रो सर मिठाई है, रसगुल्ला, ये सब? ना, वो देखिए, वो मिठाई तो मैं खाने नहीं बोलूँगा, मगर ये हो जाए कि महीने में एक बार हमारा इरादा होता है कि मैं मिठाई लूँ, तो आप ले सकते हैं। तो उस टाइम आपको डाइट सब्स्टिट्यूशन करने होगा। मतलब आज मैं मिठाई लिया, एक रसगुल्ला में हो सकता है 350 किलो कैलोरी। वो 350 किलो कैलोरी और कैसे हम लोग को निकाल देना होगा। अच्छा। चाहे वो चावल, एक्सरसाइज के हाँ, माध्यम से हो या जिसके एक्सरसाइज माध्यम से। ज़्यादा करो, और नहीं तो शायद आप चावल 100 ग्राम ले रहे थे, वो कम करके उस दिन 50 ग्राम ले आओ। अच्छा। वो एक्सरसाइज ज़्यादा किया, दो तीनों मीलों से थोड़ा थोड़ा घटा के खाना लेना, तब वो मेकअप हो जाती है। वैसे डाइट सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। तब आप ऐसे तो सभी कुछ ले सकते हो, इफ़ आप उतना कॉन्शियस हो कि मेरा डाइट सब्स्टिट्यूशन करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अभी स्वीट्स में शुगर फ्री स्वीट्स आना शुरू हो गई है, तो क्या जो शुगर पेशेंट है ये शुगर फ्री स्वीट्स खा सकते हैं ना? उसको भी अपना अपने। नहीं, देखिए, शुगर फ्री स्वीट्स में मीठा नहीं रहता है। मीठा मतलब क्या, सिंपल शुगर्स। अच्छा। हम लोग सिंपल शुगर्स की क्यों डरते हैं? क्योंकि सिंपल शुगर्स तुरंत खून में मिल जाती है, और स्पाइक, जो शुगर स्पाइक, वो हो सकती है। अच्छा। मगर शुगर फ्री स्वीट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा। हाँ, और कार्बोहाइड्रेट्स होने के नाते वो भी शुगर बढ़ाएगा, मगर शायद उतना स्पाइक नहीं होगी। लेकिन स्पाइक होगी। हाँ, स्पाइक तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि अच्छा। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये संभालने पड़ेगा कि समझने पड़ेगा कि हमको कितना खाना है, ये बहुत ज़रूरी है उतना, और उसके में कार्बोहाइड्रेट्स कितना है। आपको पता होगा विदेश में फूड लेवल्स रहता है, उसमें लिखा रहता है कोई प्रिपेयर्ड फूड में, मिठाई बोलो, नमकीन बोलो, कोई भी चीज़ में कैलोरी कितना है, प्रोटीन कितना है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, फैट कितना है, वो देख के उसके मुताबिक खाना लेना चाहिए।
सर या तो जाते जाते मतलब इस विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे सर आप, डायबिटीज़ के लिए? देखिए, पहले चीज़ तो मैं बोलूँ कि रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए। डायबिटीज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, हाँ, रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए। डायबिटीज़ का असर आँख में पड़ता है, नास में पड़ता है, गुर्दा में पड़ता है। तो इसीलिए हर साल कोई तकलीफ नहीं होने से भी आँख दिखाना चाहिए आई स्पेशलिस्ट को। दूसरा, गुर्दा ठीक है या नहीं, इसके लिए डॉक्टर पास जाना होगा। हम लोग बोलते हैं यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, पेशाब में जांच होती है, वो साल में एक बार तो करना ही चाहिए। कोई गलती निकली वो रिपोर्ट्स में तो साल में 2 बार। ऐसे लिपिड प्रोफाइल जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं आम आदमी ने, वो लिपिड प्रोफाइल भी कम से कम साल में एक बार होना चाहिए। और कंट्रोल अच्छा नहीं रहे तो साल में 2 बार होना चाहिए। और सबसे बड़ा ये कि काम होगा कि HbA1c जो रिफ्लेक्ट करती है कि पिछली 3 महीने में हमारा एवरेज ग्लूकोज कैसे रहा, वो 3 महीना बाद बाद करना चाहिए। और हम लोग अभी बोलते हैं डॉक्टर लोग कि डॉक्टर कम्युनिटी में बोलूँ कि ये हम लोग सोच रहे हैं नॉट ओनली डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं, उसको रेगुलर कंट्रोल वो ज़रूरी है। डायबिटीज़ आपका शायद यही हो सकता है कि 6.5 एच से है, मतलब ये हो सकता है आपका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। फ्लक्चुएशन मतलब कोई टाइम पीक स्पाइक हो जाए और कोई टाइम बहुत गिर जाए, वो अच्छा नहीं है। अच्छा। आपका एवरेज में रहना चाहिए, दिन भर 24 घंटा ही कंट्रोल रहना चाहिए। आपका ऐसा हुआ कि एवरेज कंट्रोल आपका इवन से अच्छा है, मगर टाइम इन रेंज, उसको हम लोग टाइम इन रेंज बोलते हैं, दिन वो उतना अच्छा नहीं है, तब भी आप लोग को आँख खराब हो सकते हैं, गुर्दा खराब हो सकता है, नास खराब हो सकता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं रेगुलर ट्रीटमेंट और रेगुलर डाइटरी इनटेक और रेगुलर दवा, ठीक समय पर खाना है, खाना भी ठीक समय पर लेना है और एक्सरसाइज टाइम भी ठीक समय पर करना है, तभी वो टाइम इन रेंज अच्छा होगी और आप कॉम्प्लिकेशन से दूर रहोगे। ओके सर, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रोलॉजी पर। आज देश में लगभग हर लोग इसके शिकार हैं, युवा से लेकर बुजुर्ग तक। तो ये गैस जो है क्यों बनती है सबसे पहले सर लोगों के पेट में, इसका प्रमुख कारण क्या है? ये गैस, तो मैं बोलूँ कि ये डिजीज़ है और हमारा ये जनसंख्या में बहुत लोगों को है, मगर सबसे बढ़िया कारण इसके लिए है ये कि वज़न ज़्यादा हो जाए। वज़न ज़्यादा होने से ये एक्चुअली कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म, शरीर खुद को बचाना चाहता है। गैस बनने से आप खाना कम लोगे, जब खाना कम लोगे वेट उतना बढ़ेगा नहीं। हम लोग बोलते हैं ओबिसिटी पहला कारण डायबिटीज़ के ये गैस के लिए, और उसके साथ और भी कारण हो सकते हैं। आप स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस अल्सर हो सकती है पेट में, हाँ। अब खाना ज़्यादा गर्म लोगे, आपका हमारा बॉडी का टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, मगर आप जब गर्म खाना लेते हो, वो गर्म खाना का टेम्परेचर है 50 डिग्री से ऊपर, तो उससे हानि पहुंचता है टिश्यू को। और तीसरा चीज़ ये होता है, कोई दारू पीता है, कोई ज़्यादा तीखा खाना लेता है, उससे भी असर पड़ता है पेट में और उससे अल्सर बन सकती है। और ये भी सोचना पड़ेगा, टाइम पर खाना लोगे तो हम जो बोल रहा था होमोस्टिक से निकलते हैं तो वो पचता है। ठीक से हम खाना नहीं लोगे तो हम लोग का शरीर में जो बेसल एसिड आउटपुट हर टाइम कुछ कुछ एसिड निकालता रहता है स्टमक में, वो ठीक से हम खाना नहीं लोगे तो वो जम जाता है पेट में, उससे भी अल्सर बन सकता है। ये सब कारण से गैस उठ सकते हैं। और ये भी हम लोग को सोचना पड़ेगा, और हम लोग देखते हैं जिसका एजमा है या जिसको सिप्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, दम्मा है, वो लोग कोई टाइम जो सांस फूलता है ना, तो जब सांस फूलना शुरू हो जाती है तब जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा में नहीं जाती है, वो पेट पेट में में चला जाता जाता है, है। उससे भी डिस्टेंशन होती है। ये सब कारण से गैस बन सकता है। तो इसके रोकथाम कैसे इसको किया जाए हाँ, सर? रोकथाम तो पहले चीज़ आपका वेट कंट्रोल पे रखने होगा, हाँ। दूसरा चीज़ है खाना टाइम पर लेना होगा। आपका एस्मा या सीओपीडी जो दम्मा बोलते हैं, दम्मा रहे तो इनहेलर रोज लेना चाहिए, अच्छा। हाँ। इनहेलर लेने से फेफड़ा ठीक रहता है, वो हजम भी अच्छा होगा, अंदर गैस बनेगा नहीं उतना। हरा सब्जी फल, हम लोग जो बोलते हैं फाइबर, फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। और फाइबर क्या करते हैं, ये गैस एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब हम लोग फाइबर लेते हैं वो। मगर ये भी सोचना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स फाइबर ज़्यादा नहीं लेना, उससे भी फिर गैस बन सकता है, हाँ। मगर थोड़ा फाइबर लेने से क्या होता है, वो फूड को रोल करती है, रोल नहीं करने से कब्जा होता है, तब फिर गैस बन सकता है। फाइबर, हरा सब्जी लेना ज़रूरी है, फल लेना ज़रूरी है, और उससे पेट सफ़ा रहता है। मगर ज़्यादा लोगे फाइबर ज़्यादा तब
उससे भी गैस बन सकता है, ये भी याद रखना। सर, ज़्यादा खाना खाने से भी गैस की शिकायत होती है? कहावत है ना कि एक तिहाई खाना ही खाना चाहिए, एक हिस्सा जो है पेट को खाली रखना चाहिए। हाँ ज़रूर, क्योंकि आप ज़्यादा खाना खाओगे तो आपका जो एंजाइम है, जो हार्मोन है, वो तो फिक्स्ड है। हम्म। हाँ, और शरीर रोज जैसे आप खाते हो उससे मुताबिक ही वो हार्मोन निकालती है शरीर से, वो हजम करने के लिए। आप खाना पचते हैं शरीर में शायद 500, आप एक दिन 1.5 किलो ले लिया पूरा, हाँ, तो कैसे पचेगा? वो पचने में फिर समय पचने के लगेगा। लिए समय लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा लोगे तो प्रोटीन पचने में टाइम ज़्यादा लगते हैं, फैट पचने में ज़्यादा टाइम लगते हैं, सब्जी फल पचने में उतना टाइम नहीं लगते हैं। इसीलिए देखोगे वेजिटेरियन लोगों का ये जो गैस के शिकायत थोड़ा कम होती है। अच्छा। जो फैट फास्ट फूड लेते हैं जिसमें तेल रहता है, जिसमें प्रोटीन रहता है, वो पचने में टाइम ज़्यादा लगती है, उससे गैस बनने का चांस ज़्यादा रहती है। सर, कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी को गैस हो जाता है तो अभी जो नॉर्मल बाजार में टैबलेट्स उपलब्ध है, या फिर एसिलॉक हो गए और भी तमाम तरह के इनो वगैरह हो गए, इसको तुरंत लेते हैं और राहत पाते हैं। ये ठीक है ना? शरीर के लिए ठीक ही नहीं है। ये तुरंत जो रिलैक्स हमको चाहिए। हाँ नहीं, मैं पहले बोलूँ, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये तो बोलना भी चाहिए आम आदमी को कि ये ऐसे ओवर द काउंटर दवा दुकान से लेके दवा नहीं लेना चाहिए। देखिए, सब दवा का कोर्स है। कोई कोई मैं देखा हूँ, कोई कोई मरीज मेरा, कोई कोई पेशेंट दवा, गैस का दवा ले रहा है 2-3 साल से। ये नहीं होना चाहिए। अपने मन से। हाँ, बिल्कुल ही गलत। और कोई कोई टाइम पैंटोप्राजोल जो हम लोग दवा देते हैं, पैंटोप्राजोल या एसोमेप्राजोल या लैंसोप्राजोल जो भी दो, उसके साथ कोई टाइम ये उल्टी बंद होने के लिए कि जो फुलनेस है वो कम होने के लिए कोई कोई लोग इसके साथ डोमपेडोन जुड़ा हुआ, हाँ, डीएसआर बोलते हैं, वो लोग लेते हैं। मगर इससे खतरा बहुत ज़्यादा है। वो विथ डोमपेडम जब रहता है, वो दवा तो 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और उससे हम लोग बोलते हैं डोपामिन एक्सिस है वो एक्टिवेट हो जाती है। जनाना लोग को मिल्क सिक्रीशन हो सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं, उससे आप लोग को परेशान भी हो सकते हैं। और दूसरा, जिस समय आप ज़्यादा दिन तक ये गैस का दवा लोगे तो क्या होगा, ये एसिड सिक्रीशन बंद हो जाती, कम कर देते हैं। अच्छा। ज़्यादा दिन लोगे तो पूरे एक्लोराइडिया हो सकते हैं, एसिड पूरा बंद हो जाए तो क्या मुसीबत होता है। एसिड हम लोग को ज़रूरी है शरीर में, पेट में, और एक एंजाइम भी निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिनोजन। वो एसिड ने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, और वो पेप्सिन ही हमारा प्रोटीन पचने में सवाद होता है। मगर जब ज़्यादा दिन तक वो दवा लोगे तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगी, तो प्रोटीन हजम अच्छा। नहीं कर पाओगे। ज़्यादा दिन लेने से प्रोटीन नहीं हजम कर नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे ये गैस के वजह हो रहा है। खा लेते हैं हाँ, इनो। फिर खाते हो। हम्म। हाँ, तो इससे क्या आपका शरीर का जो नॉर्मल बैलेंस, पेट का जो बैलेंस है, वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और इससे खतरा बहुत ज़्यादा है। उससे अल्सर हो सकता है, उससे कैंसर भी हो सकते हैं। ये याद रखना चाहिए, और इसे दवा दुकान से लेके दवा नहीं लेना तो चाहिए। शरीर के लिए सही नहीं है ये। सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो गैस पर हमने बात की, अब हम बात करेंगे अभी जो कोविड वेरिएंट, नए वेरिएंट जो आई है, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखिए, अभी तो एक वेरिएंट आया है जिन 1, हम्म। वो साउथ इंडिया में डिटेक्ट किया हुआ है। 2-3 केस तो हुआ है। अभी तक जो रिपोर्ट आया हुआ है उससे पता चल रहा है कि ये खतरनाक नहीं है, मगर अच्छा। इसका ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। मतलब वो फैल सकता है तुरंत, हाँ। तो उससे एक ही डर है, जो बुजुर्ग आदमी ज़्यादा, जिसका उम्र ज़्यादा है, जिसका डायबिटीज़ है और कोई कोमोर्बिडिटीज़ है, उन लोग के लिए खतरा है। मगर बच्चा लोग के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए इससे खतरा नहीं है, मगर वो बुढ़ापे में खतरा हो सकता है। इसीलिए हम लोग, हमारा सरकार ने बोल रहा है कि आप कॉशस हो जाइए, फिर दोबारा मास्क पहनिए। ये मगर लॉन्ग टर्म इसको वो हु ने जो क्लासिफाई किया, इसको नहीं बोला है कि इट्स अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये नहीं बोला। बोला है ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, पहले हम, आपको पता है होगा, जो सेकंड वेव था, थर्ड वेव था, वो बोलते थे वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसको बोले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इन लोग को समझने होगा, मगर इससे डरने का कोई बात नहीं है। ये फैल रहा है, तुरंत फास्ट फैल रहा है, मगर इससे खतरा कम, और इससे जो हानि पहुंचना चांस कम है।
सर ये जो वेरिएंट बार बार बदल रहा है कोरोना, हाँ, हाँ। ये इसका ऐसे क्यों हो रहा है? ये वेरिएंट बदलता है क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसमें म्यूटेशन हो रहा है बार बार, ये वॉल में। मतलब अपने आप को वो अपग्रेड हाँ कर रहा है। हाँ हाँ, वो बार बार उनका वॉल चेंज कर रहे हैं। ये ऐसे कोई भी वायरस को म्यूटेशन होता है, आप देखोगे ये जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम लोग लेते हैं ना, ये हर साल लेना चाहिए। हाँ, अच्छा। और ये जो हर साल हम लोग वैक्सीन लेते हैं इन्फ्लुएंजा, ज़्यादा उम्र के लोग को हम लोग एडवाइस करते हैं हर साल लेना चाहिए, बुजुर्गों को। तो उसमें जो कॉम्पोजिशन है, ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का कॉम्पोजिशन बदलते रहता है। अच्छा। हाँ, क्यों बदलते रहता है? क्योंकि वो जो वायरस ही बदल जाती है। हाँ, जो बदल जाती है उसके मुताबिक कंपनी लोग ने वैक्सीन ले आते, और वो हम लोग बोलते हैं हर साल में लीजिए। कोरोना भी तो एक वायरस ही है, वैसे वो भी बदल रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे बदल रहा है, कोरोना वायरस भी वैसे बदल रहा है। मगर उससे मेरे ख्याल से उतना चिंता करने का नहीं है। हमारा देश वैक्सीनेशन बहुत अच्छा किया, बहुत लोगों को वैक्सीन मिला, 2 किसी और 3 डोज जो जिसका लेना था बहुत लोगों ने लिया है। थोड़ा चिंता है क्योंकि हम लोग का इम्यूनिटी थोड़ा कम हो सकता है। अभी 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए इम्यूनिटी के वजह। मगर लॉन्ग टर्म से मेरे ख्याल से शायद उतना खतरा नहीं, मगर सावधानी से रहना होगा। और ये जाड़े का टाइम है, ये वायरस के फेवरेबल है, ये टेम्परेचर रेंज थोड़ा फेवरेबल है, इसीलिए थोड़ा खतरा है। मगर हम लोग प्रिकॉशन ले तो हम लोग शायद बच जाएंगे। मेरा एक अंतिम सवाल है कि सर जिस हिसाब से ठंड पड़नी चाहिए अभी ठंड नहीं पड़ी है, गर्मी ठंड जो दोनों है, इस वजह से सर बीमारियां बच्चों में, युवाओं में और बुजुर्गों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए अपने शरीर को बचाने के लिए? देखिए, दूसरा आप बिल्कुल सही बोले हो, ठंड अभी तक उतना नहीं है, मगर ठंड से बचने के लिए ठंड और गर्मी दोनों है सर, दोनों ही है। इसके जो इफेक्ट पड़ रहा है सर शरीर हाँ, पे, नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। हाँ, नहीं देखिए, पहले तो हमारा कपड़ा, हाँ, गर्म कपड़ा पहनना चाहिए। मैं बोलूँगा कि आप स्वेटर नहीं रख सकते हो या वुलन नहीं रख सकते हो तो कम ही 2-3 तो पहनो। हाँ, 2-3 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली हमारा शरीर में लेयर्स ऑफ क्लोथ्स में प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी नहीं लगता। आप स्वेटर पहनोगे, वुलन्स लोगे तो गर्मी हो सकता है। मगर नॉर्मल है, कॉटन कपड़ा 2-3 लेयर लो, हाँ, तो उससे गर्मी नहीं लगता है और प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होती है। वो तो लेना चाहिए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये देखना चाहिए, ये जो ठंड है, ये रात को ठंड है, दिन में गर्मी है, ये तो एक्चुअली पॉल्यूशन की वजह है। हाँ, और हमारा बोलते हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है उसके वजह ये रुका हुआ है ठंडा। वो जो नॉर्दर्न कर्वर वो थोड़ा नीचे आ जाए तो ठंड इधर भी शुरू हो जाएगी। मगर उससे हम लोग को सावधानी में रहना चाहिए। जो जिसका एज़मा है या दमा है, मैं बोलूँ, हाँ, उन लोग को तो हल्का सा गर्म कपड़ा ज़रूर पहनना चाहिए और रात को प्रोटेक्शन लेना चाहिए। बच्चे लोगों को बचाना चाहिए और खाना अच्छा लेना चाहिए इस टाइम। और देखते होगा भीड़ भाड़ में मत जाना चाहिए, भीड़ भाड़ से दूर रहो तो अच्छा रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शीर्षेंदु पाल जी, इतना बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बहुत नई जानकारियाँ मुझे भी मिली, मुझे लगता है आप दर्शकों को भी मिली होगी। हम फिर एक बार डॉक्टर शीर्षेंदु पाल जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे किसी नई मुद्दे पर बातचीत के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस और डॉक्टर साहब को दीजिए आप इजाज़त। धन्यवाद। Let your little ones enter the world of effective learning. Learning without burden, learning that's secure, learning beyond the traditional norms, around the best environment, in the best infrastructure. Get your child what you couldn't, a safe space to grow.